नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा आपकी सालाना सैलरी है तो एलपीजी सिलेंडर पर अब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ इराकी सेना ने अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है और रमादी शहर पर इराकी सेना का कब्जा हो गया है। लेकिन बात आज हम इन खबरों की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, कोटा की और केजरीवाल की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अब ट्रिपल इम्तिहान देना है। डीडीसीए घोटाले में उन्होंने जिस तरह से अरुण जेटली पर आरोप लगाए हैं और उसके बाद उनके ही बनाए जांच आयोग में जेटली का नाम नहीं आने से जिस तरह से गिरगिरी हुई है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में केजरीवाल के सामने आरोप साबित करने की चुनौती है। ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता या विफलता केजरीवाल के गवर्नेंस का इम्तिहान है। तो ऑटो परमिट घोटाले को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है और कई ऑटो वाले भी सड़कों पर उतर आए हैं, तो केजरीवाल के सामने साख बचाने का इम्तिहान भी है। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाने को लेकर ही है, क्योंकि दांव पर गवर्नेंस को लेकर उनकी काबिलियत है, जबकि सामने चुनौतियां कई हैं। तो क्या 1 तारीख से दिल्ली में लागू होने वाला ऑड इवन फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस का सबसे बड़ा इम्तिहान है? प्राइवेट स्कूलों की बेरुखी, ऑटो वालों की नाराजगी, दिल्ली पुलिस के बंधे हाथ, जाम की समस्या, नागरिकों की मुश्किल और नियम तोड़ने वालों की सक्रियता के बीच क्या केजरीवाल सरकार के लिए 1 से 15 जनवरी सबसे मुश्किल साबित होने वाली है? लगता यही है, क्योंकि जाम की समस्या बरकरार है और ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करते वक्त अगर गाड़ियों की चेकिंग के लिए उन्हें रोका गया तो जाम तो लगेगा ही। अहम बात यह कि प्राइवेट स्कूलों की बसों ने सरकार को 1 से 15 तारीख तक अपनी बसें देने से इनकार कर दिया है। गैर सहायता प्राप्त करीब 1200 प्राइवेट स्कूलों की कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि वो अपनी स्कूल बस सरकार को 1 से 15 जनवरी तक देने को तैयार नहीं है। स्कूलों का तर्क है कि स्कूल बसें स्कूल की निजी संपत्ति हैं और सरकार किसी भी हाल में जबरदस्ती स्कूलों की मर्जी के खिलाफ उनसे बसें नहीं ले सकती। ये आर्टिकल 14, 19, 21 और 300A का उल्लंघन है। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद नाराज ऑटो वाले ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी सरकार जितनी बसें चाहती थी उतनी उतरेंगी नहीं और जितने ऑटो सड़क पर उतरने थे वो नहीं उतर रहे। अलबत्ता ऑटो वालों का विरोध और शुरू हो गया। हजारों नागरिक समझ नहीं पा रहे कि नियम तोड़ना बेहतर है या मुश्किल में सफर करना। उधर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि आप कार्यकर्ताओं ने जबरन किसी को रोका तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्कूल्स को एक तरह से जबरन कहा जा रहा है कि आप एक फॉर्म पे साइन करिए जिसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी गाड़ियां सरकार को दे रहा हूं चलाने के लिए डीटीसी के रूट्स के ऊपर, जबकि कोई भी स्कूल इस बात के लिए गवारा नहीं है, कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं है। वॉलंटियर अपने आप ये कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो कार्य होना है, जितना मर्जी अच्छा कार्य हो, पर हम कानून को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी मुश्किलें कम नहीं है और सरकार फिलहाल दावे ही कर सकती है और वो कर रही है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नहीं लगा रहे हैं, ये दिल्ली सरकार के वॉलंटियर हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, जो दिल्ली के सड़कों पर रहेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के दावे के साथ ऑड इवन फार्मूले की सफलता का ख्वाब सरकार बुन रही है, जमीन पर वैसा है भी? तो देखना यही है। इतना जरूर है कि केजरीवाल के गवर्नेंस का यह सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऑड इवन फॉर्मूले की सहायता से साबित कर देना चाहते हैं कि वो न केवल गवर्नेंस सुधारने और बेहतर बनाने के लिए नए आइडियाज रखते हैं, बल्कि उन्हें इम्प्लीमेंट करने का हुनर भी जानते हैं और यही बात उन्हें बाकी सरकारों से अलग बनाती है। ये ऐसा काम है जिसको पता नहीं कितने सालों से चर्चा चल रही है, देश के अंदर होना चाहिए, ऑड इवन होना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई इसको लागू करने की। पूनम शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
ऑटो परमिट घोटाले ने भी दिल्ली सरकार के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि ईमानदारी का तमगा लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, उसमें साफ है कि यह मुद्दा आसानी से खत्म होने वाला नहीं। तो क्या है ऑटो परमिट को लेकर पूरी राजनीति और क्या है ऑटो घोटाला, आइए हम आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर बीजेपी का यह प्रदर्शन डीडीसीए घोटाले पर जेटली को घेरने की कोशिश के जवाब के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी हैं और सवाल सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के कामकाज पर जरूर उठ रहे हैं। दिल्ली में ऑटो नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश या जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी और राष्ट्रपति शासन के दौरान 5000 नए ऑटो परमिट जारी करने को लेकर विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन जब परमिट जारी हुए तो बवाल मच गया। दरअसल इसमें खेल लंबा चौड़ा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने परमिट के लिए आवेदन मंगवाए थे। 12 जनवरी से 12 फरवरी तक आवेदन करने थे। आवेदन में शर्त थी कि आवेदनकर्ता के पास ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइवर बैज होना जरूरी है। विज्ञापन में यह भी साफ साफ लिखा था कि पहले 15 दिनों में यानी 27 जनवरी तक जो आवेदन करेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट गेट का आधार बनाया जाएगा। जब इवन ऑड फॉर्मूला की घोषणा हुई तो इन परमिट को देने का आनन फानन में प्लान बना, लेकिन जब परमिट दिए गए तो ऐसे लोगों को भी परमिट मिला जिन्होंने बैज 12 फरवरी यानी आवेदन के अंतिम दिन के बाद बनवाए। ऐसे ड्राइवर भी शामिल थे जिन्होंने मार्च, अप्रैल या मई में बैज बनवाए। गौरतलब है कि आवेदन तब मंगाए गए जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, लेकिन पूरी गड़बड़ी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुई। ऑड इवन पॉलिसी को देखते हुए आनन फानन में 21, 22 और 23 दिसंबर को परमिट जारी किए गए। परमिट में गड़बड़ियों को भांपते ही ऑटो यूनियन ने मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी शिकायत की। दिल्ली सरकार के इस तुगलकी फरमान का खामियाजा वो तमाम ऑटो वाले भुगत रहे हैं जिन्होंने अपनी सालों की जमा पूंजी से ऑटो खरीदा, लेकिन अब इनके ऑटो बेकार खड़े हैं। दरअसल इस सारे गड़बड़झाले में बेचारे 900 ऑटो वाले की शामत आ गई है, जिन्हें 21, 22 और 23 दिसंबर को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया। लेटर ऑफ इंटेंट दिखाकर कैंडिडेट बैंक से लोन ले सकता है। 21 दिसंबर को जिन 300 लोगों की परमिट जारी किया गया, उनके ऑटो की खरीद के लिए पैसे भी जमा हो गए और कईयों ने ऑटो खरीद भी लिए। लेकिन अचानक घोटाले के खुलासे के बाद करीब 972 ऑटो परमिट के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई। अब इसमें इन ड्राइवरों की क्या गलती है कि इनके परमिट रद्द कर दिए गए, इनको गाड़ी इनकी पास नहीं हो रही और इनकी किस्तें आज से चालू हो गई हैं। जब से इन्होंने गाड़ी खरीदी तब से इनकी किस्तें चालू हो जाएंगी। सवाल है यहाँ पर गरीब लोगों के ऑटो से जो हजारों और जो करोड़ों रुपया लूटा गया है, इसका हिसाब कौन देगा, इसका पैसा कौन देगा गरीबों का। यानी बीजेपी को इस गड़बड़ झाले के बहाने आम आदमी पार्टी को सीधे घेरने का मौका मिल गया और इसमें कोई दो राय नहीं कि घोटाले ने आम आदमी पार्टी की साख पर भी पट्टा लगाया है। अमित चौधरी और रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। डीडीसीए घोटाले में वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम खींचकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को गरमा दिया है, लेकिन उनके बनाए जांच आयोग में अरुण जेटली का नाम नहीं आया तो बीजेपी ने केजरीवाल से माफी की मांग कर डाली। यानी डीडीसीए इस राजनीति पर इस कदर गर्म हो गई कि एक पक्ष गेंद की तरह सवाल उछाल रहा है तो दूसरा पक्ष शॉट मारने के अंदाज में आरोप दाग रहा है। जरा इस नजारे को भी देख लीजिए। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। इसी रिपोर्ट के बारे में केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये इसी की वजह से रेड हुआ और अब इसमें अरुण जेटली जी का नाम है, ना कोई इशारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरुण जेटली जी से माफी मांगनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? किस चीज की माफी मंगवा रहे हैं? किस चीज के लिए अरुण जेटली जी को क्लीन चिट दी जा रही है? क्या वो ये कह रहे हैं जो क्लीन चिट के पैरोकार हैं कि 1999 से लेकर 2013 तक अरुण जेटली जी अध्यक्ष ही नहीं रहे? अब समिति मैं क्यों नहीं स्थापन कर सकता गोपाल सुब्रमण्यम का, उस पर विवाद चल रहा है। जैसे कोई केंद्र ने रोका है। भाई आपकी अधिकार की सीमाएं जो है वो है। कभी भी जो समिति बनी थी सांघी साहब की अध्यक्षता में, उस समिति का उद्देश्य किसी को अक्यूज करना या नेम करना था ही नहीं।
केजरीवाल के बाद अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर ही आज कांग्रेस के मुखपत्र के जरिए ऐसा बम फूटा कि पार्टी में हंगामा मच गया। मुखपत्र ने सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाए तो जवाहरलाल नेहरू पर भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक चूक भर का मामला है या इसका मतलब कुछ और है। जवाहरलाल नेहरू के वक्त भले कांग्रेस में कई दिग्गज नेता थे जिनका अपना कद और अपनी पहचान थी, लेकिन इंदिरा गांधी के वक्त से तो कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार ही रहा। सोनिया गांधी के दौर में तो सवाल ही बेमानी हो गया कि कांग्रेस का मतलब क्या है। राजीव गांधी के निधन के बाद भले पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और सीताराम केसरी पार्टी अध्यक्ष, लेकिन सोनिया के पार्टी में सक्रिय होते ही कांग्रेस का मतलब सोनिया ही रहा। और इसी सोनिया गांधी को पार्टी के ही 131वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी का ही मुखपत्र कटघरे में खड़ा कर दे तो इसका मतलब है क्या। दरअसल कांग्रेस की मुंबई यूनिट के मुखपत्र कांग्रेस दर्शन ने सिर्फ सोनिया पर सवाल नहीं उठाए बल्कि नेहरू को भी घेरा है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस की कुशल सारथी नाम की हेडिंग के साथ लिखे लेख में ही सोनिया के खिलाफ बातें लिखी गई। मसलन 1997 में कांग्रेस सदस्य बनने के बाद 62 दिन बाद ही सोनिया पार्टी प्रेसिडेंट बन गई। उन्होंने सरकार बनाने की नाकाम कोशिश की। सोनिया गांधी राजीव गांधी से शादी के काफी बाद 1983 में भारतीय नागरिक बनी। सोनिया के पिता इटली में फांसीवादी ताकतों से जुड़े थे। नेहरू पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस दर्शन में लिखा गया है, 13 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो कि पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात भी बना। जहां तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है, इसे पंडित नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था, परंतु सत्य ये है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह तथा कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाने पर बेहद क्षुब्ध थे। जाहिर है कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर जब दिल्ली में मुख्यालय में झंडा फहराया जा रहा था और सोनिया गांधी मौजूद थी, उसी वक्त इस खबर के आने से कांग्रेस नेता बेचैन हो उठे। उधर कांग्रेस दर्शन के संपादक संजय निरुपम भी फौरन माफी मांगने सामने आ गए। मेरी समझ में तो ये सरासर गलत है, लेकिन एआईसीसी उसकी टिप्पणी अधिकृत रूप से करेगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप एआईसीसी के सामने उसको पेश कर दीजिए। ये निश्चित तौर पर दुख की बात है कि हमारे अपने ही मुखपत्र में कुछ बातें ऐसी छपी हैं जो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक हैं। वो गलती हुई है और मैं उस गलती को स्वीकार कर रहा हूं। दरअसल कांग्रेस दर्शन में नेहरू सोनिया पर वही टिप्पणियां हैं जिन्हें विरोधी अक्सर उनके खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। सोनिया गांधी की नागरिकता का मुद्दा तो अरसे तक भारतीय राजनीति में छाया रहा और शरद पवार जैसे बड़े नेता इसी मुद्दे पर पार्टी भी छोड़ गए, लेकिन इन्हीं मुद्दों को पार्टी के मुखपत्र में जगह मिली। तो क्या सोनिया गांधी को लेकर पार्टी का एक वर्ग अभी भी सहज नहीं है? क्या कांग्रेस दर्शन में छपा लेख सिर्फ एक चूक है या इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं? हो जो भी, लेकिन विरोधियों को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। विरोधियों को नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोलने का एक नया मौका दे दिया है। फिलहाल छोटे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करके कांग्रेस इस किरकिरी से बचने की पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। राजस्थान का कोटा शहर सपने बेचता है, सपने डॉक्टर इंजीनियर बनने की। लेकिन कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे आत्महत्या करने से नहीं हिचक रहे? आखिर सपने बांटने वाला कोटा मौत क्यों बांट रहा है? बीते एक हफ्ते में कोटा में इन 3 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। भानु कुमार सहरसा का रहने वाला था, डॉक्टर बनने का ख्वाब पाले कोचिंग ले रहा था। नागौर का सुमेर राम भी डॉक्टर बनने का सपना लिए ही कोटा आया था। धौलपुर का शिव दत्त तो 1 महीने पहले ही कोटा पहुंचा था, लेकिन सपने को जीने से पहले ही मौत को गले लगा बैठा। भानु कुमार ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा तो खुदकुशी की असल वजह नहीं पता चल पाई, लेकिन मानते सभी हैं कि वजह का एक सिरा पढ़ाई के तनाव से जुड़ता है। हालांकि घर वालों के मन में उम्मीदों का किरण जगाकर आए भानु कुमार का शव अभी घर वालों तक नहीं पहुंचा। कमरा नहीं खोला तो इसके जो कजिन्स वगैरह कहीं आसपास रहते हैं उनको फोन किया और उसने अपने घर वालों को, जब नो रिप्लाई हुआ फोन पे तो इनको भी थोड़ा शक हुआ, मकान मालिक वगैरह को भी। फिर जब इन्होंने थोड़ा सरिया वगैरह फंसा के फिर भी इनको नहीं खुला तो खिड़की से इन लोगों ने देखा
तो ये बंदे पे लटका हुआ था। लेकिन सवाल सिर्फ इन 3 छात्रों का नहीं है। सवाल है सपने बेचने वाले शहर कोटा के सुसाइड शहर में तब्दील होने का। सवाल यह भी है कि साल दर साल कोटा में खुदकुशी करने वाले छात्रों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और न कोचिंग संस्थान, न जिला प्रशासन और न ही परिवार वाले बच्चों में वो विश्वास जगा पा रहे हैं कि जिंदगी खत्म करना किसी समस्या का इलाज नहीं है। दरअसल सच यही है कि इस साल कोटा में अभी तक 29 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। साल 2014 में 24 और साल 2013 में 17 छात्रों ने खुदकुशी की थी। एक बच्चे की कोचिंग का खर्च लाख से 1.5 लाख और हर महीने रहने का खर्च 10 से 15 हजार का है। लेकिन कोटा का ही सच ये भी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ हर साल 2000 करोड़ का कारोबार करते हैं, हर साल 130 करोड़ से ज्यादा का टैक्स चुकाते हैं और साल 2011 के बाद यहाँ जमीनों के दाम 5 गुने बढ़ चुके हैं। यानी सपने दिखाने वालों की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली है, लेकिन सपने खरीदने वाले उस तनाव को झेलने में सक्षम नहीं। उपाय के तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट फंडे जैसा दिन मना रहे हैं। लेकिन क्या वो बच्चों को ये समझा पा रहे हैं कि नंबर गेम से आगे भी एक दुनिया है? क्या बच्चों के घर वाले ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर और IAS के अलावा भी सैकड़ों ऐसे पेशे हैं जो पहचान भी देते हैं और पैसा भी? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट ये समझ पा रहे हैं कि बच्चों और ग्राहक में अंतर होता है? कोचिंग लेने वाले बच्चे उस न्यूनतम संवेदनशीलता की मांग करते हैं जहां पढ़ाई का तनाव न हो और कभी फीस न भर पाए तो निकाले जाने का खौफ न। क्योंकि कोटा ने बीते 2 दशक में ऐसी पहचान गढ़ ली है कि यहाँ आने वाला हर छात्र इस गारंटी के साथ आता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर बन के ही जाएगा। लेकिन न तो ये सच है और न ही ये मुमकिन। राजस्थान सरकार ने तय किया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए ये तय किया जाएगा कि छात्र इंजीनियर या डॉक्टर बनने लायक है नहीं, तभी कोचिंग में पढ़ेंगे। इसी तरह से ये भी तय किया जाएगा कि छात्र कहाँ पर रहते हैं और किस तरह से हॉस्टल में उनकी देखभाल होती है। लेकिन ये सभी के सभी उपाय अभी तक फाइलों से निकलकर जमीन पर नहीं आए हैं। बचाइए अपने बच्चों को। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब लौटेंगे तो दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत कौन बताएंगे आप। फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के ताकतवर शख्स की सूची जारी की है। व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति 2014 में भी नंबर 1 थे और अभी भी हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल दूसरे नंबर पर आ गई हैं, लेकिन बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंच गए हैं तीसरे नंबर पर, जो कि 2014 में दूसरे नंबर पर थे। और जिन लोगों के नाम इसमें शामिल हैं उनमें पोप फ्रांसिस और शी जिनपिंग। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे